हाँ भाई, आज हम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के ये लेक्चर देखते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपके पास केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, एक पेंसिल या हाइलाइटर भी होना चाहिए, ताकि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके बाद में अच्छे से रिवाइज कर सकें। इसके साथ साथ आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख सकते हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप उनको कॉपी पे अलग से नोट डाउन कर सकें। या आप एक काम करेंगे, देखो एनसीईआरटी में जो खाली स्पेस दिया रहता है तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फॉर्मूलाज को नोट कर लेंगे। अब देखो, इन दोनों मेथड में से जो आपको बेटर लगे, जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, आपके सामने जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है, ये एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन है। अगर आपके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। और अगर चेंजेस में कोई ऐसा चेंज है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको अलग से नोट डाउन कराऊंगा। उसको आप अलग से कॉपी पे नोट कर सकते हैं, या अपनी एनसीईआरटी में जहां पे खाली स्पेस गिवन है वहां पे अलग से नोट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस इन लेक्चर्स को अच्छे से देखना है और अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है भाई। तो अब देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो आपके आगे केमिस्ट्री में काम आते हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। तो अब देखो भाई, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हम एनसीईआरटी को कैसे कवर करेंगे। देखो भाई, एनसीईआरटी में बहुत थियरी गिवन रहती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से डायरेक्ट एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछ लेता है। तो मैं डायरेक्ट उन्हीं पे फोकस करूंगा। जैसे मैंने क्या कर रखा है, पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो डायरेक्ट मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, और आप भी क्या करेंगे, साथ के साथ हाईलाइट कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे, और लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखो, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट पेज है, इस पे यहां पे नॉर्मल बातें लिखी गई है केमिस्ट्री के बारे में। हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब लिखा हुआ है। केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो बस ओनली यही है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो फर्स्ट पेज पे दी गई है वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप अच्छे से जानते हैं, देखो इसको पढ़ लें एक बार। द ब्रांच ऑफ साइंस that studies the preparation, properties, structure and reaction of material substance is called chemistry। ये डेफिनेशन हम अच्छे से जानते हैं, तो इसको हाईलाइट करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। देखो भाई, यहां पे केमिस्ट्री की हिस्ट्री दी गई है कि इंडिया में केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो बताया गया है। देखो, आज तक हमने ये पढ़ा है कि केमिस्ट्री में जितने भी डेवलपमेंट हुआ है, जितनी भी रिसर्च हुई है, सारी वेस्टर्न कंट्रीज में हुई है, और ये मोस्टली 17th 18th सेंचुरी में हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं भाई, यहां पे साफ साफ लिखा है कि जैसे हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, ठीक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, और एटम क्या है, फर्दर डिविजिबल नहीं है, ये डाल्टन ने बताया है। लेकिन डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले हमारे देश के ऋषि कणद ने यह बता दिया था कि हर एक पदार्थ एक छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसका नाम है परमाणु, और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन से 2500 साल पहले हमारे ऋषियों ने यह बात बता दी थी। इसके अलावा अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं। जैसे भाई, केमिस्ट्री आज से नहीं है, केमिस्ट्री बहुत पहले से है। जैसे महाभारत के टाइम से, रामायण के टाइम से, हड़प्पा संस्कृति के टाइम से। जैसे हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में जो पोटरी मिली है, मेटल के जो बर्तन्स मिले हैं, या इसके अलावा जो ग्लास का यूज हुआ है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में वहां पे डाई का यूज की बात की गई है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है
उसमें लिकर्स की बात की गई है कि कैसे फर्मेंटेशन किया जाता था। ये सारी बातें यहां पे इन 2 पेजेस में लिखी हुई है। तो जब आप ये 2 पेज पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री ओनली वेस्टर्न कंट्रीज का रिसर्च नहीं है, बल्कि हमारे देश के ऋषि मुनियों का, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी रिसर्च का रिजल्ट है। ठीक है भाई, तो जब आप ये 2 पेज पढ़ेंगे तो आपको प्राउड फील होगा और आपको लगेगा कि रियल में मेरा भारत महान है। तो आप चाहे तो ये पेज पढ़ सकते हैं। जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है तो अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, और जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी नहीं है वो क्या करेंगे, वो भाई एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट विजिट करेंगे और वहां से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखो भाई, इस टॉपिक में आपको यह समझाया गया कि हमारे लिए केमिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे इस पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री का हमारे लिए क्या यूज है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न्स, functioning of brain and operation of computer, production in chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys, etc. including new material। यानी जो मटेरियल हम बना रहे हैं उनमें हर जगह क्या है, केमिस्ट्री का यूज है, इसमें यह बताया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पैसेज जो है इसमें यह समझाया गया है भाई जो केमिस्ट्री है हमारी नेशनल इकोनॉमी में बहुत रोल प्ले करती है, और इसको कौन से एग्जाम्पल से समझाया गया है, इसको मेडिकल फील्ड के एग्जाम्पल से और जो हम फूड प्रोडक्ट बनाते हैं उसके एग्जाम्पल से समझाया गया है। अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें आपके लिए लास्ट की 2-3 लाइन में जो लिखा बस वो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं या इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो इसमें 2 ड्रग का नेम बताया गया है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ये किसके लिए यूज की जाती है, ये कैंसर थेरेपी में यूज होती है। एक तो पॉइंट आपको ये याद करना है, और दूसरा एक ड्रग और लिखी गई है AZT यानी एजिडोथाइमिडिन, तो ये एड्स पेशेंट्स को के लिए यूज की जाती है। तो ये आपको तीनों ड्रग याद करनी है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल किसके लिए, कैंसर थेरेपी के लिए, और AZT एड्स पेशेंट्स के लिए। तो ये आप याद करेंगे। तो इस पेज पे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वो ओनली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसको या तो नोट कर लो या इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैसेज में यह समझाया गया है भाई केमिस्ट्री की हेल्प से हमने क्या सीखा, भाई केमिस्ट्री की हेल्प से जो हम न्यू मटेरियल बना रहे हैं उन मटेरियल में हम भाई स्पेसिफिक मैग्नेटिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम क्या बना रहे हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बना रहे हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स बना रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बना रहे हैं। ये सब किसके कारण हो पाया है, ये सब हो पाया है केमिस्ट्री के कारण। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट पैसेज में क्या बताया गया है, भाई नेक्स्ट पैसेज में ये समझाया गया है भाई हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, जो हमारे एनवायरमेंट के चैलेंजेस है, उनको भी हम कैसे टैकल कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से ही टैकल कर पा रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे भाई जो रेफ्रिजरेंट्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए डेंजरस है, जैसे फॉर एग्जांपल CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है। तो केमिस्ट्री की हेल्प से हम इसको भी टैकल कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें यह लिखा गया है भाई हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज को मैनेज करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ओनली 3 गैसेज लिखी हैं, जैसे मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर वेपर्स है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। इनके बारे में डिटेल में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको इसको हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये बताया गया ये हमारे लिए चैलेंजेस है, तो इनको हमें फेस करना है। इसके अलावा और क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्जोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। यानी ये सब हमारे सामने चैलेंज है। तो इंडिया में जो एक हमारा देश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये हमारे देश को क्या चाहिए, बहुत ही टैलेंटेड और होनहार केमिस्ट चाहिए। तो उनके सामने ये सब चैलेंज है। तो ये चैलेंज आप कब एक्सेप्ट कर पाओगे, जब आपको केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होगी, केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होगी। तो केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज कहां से स्टार्ट होती है, मैटर की बेसिक नॉलेज से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास
एंड दैट ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। यानी हम अपने चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर। हम खुद क्या है? मैटर है। ये माइक क्या है? मैटर है। ये पेन क्या है? मैटर है। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। ये कैमरा क्या है? मैटर है। सब कुछ मैटर है। ये मेरे पास ये जो क्लास में टेबल चेयर रखे हैं ये सब क्या है? मैटर है। ठीक, तो नेक्स्ट देखो, ये सब आपको पता है। एग्जांपल यहां पे लिखे हैं बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर। ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं, हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद बताया गया स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई मैटर की कौन सी स्टेट्स है? 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले जैसे सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड का भाई डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। जैसे ये सॉलिड है भाई, इसका वॉल्यूम और शेप क्या है? फिक्स है। ऐसा नहीं है कल मैं क्लास में आऊंगा और आधे रूम में क्या है? मार्कर बैठा है, आधा रूम खाली, आधे में अकेला मार्कर बैठा है, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। ऐसा नहीं है, इसकी वॉल्यूम फिक्स है। ये आज भी इतना ही है, कल भी इतना ही मिलेगा, परसों भी इतना ही मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। भाई जो लिक्विड होते हैं उनकी वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी को आप बोतल में रखो तो वो बोतल का शेप ले लेगा। 1 लीटर पानी को अगर आप जग में रखेंगे तो वो जग का शेप ले लेगा। तो यहां पे यही बताया गया है, तो जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। नेक्स्ट है गैसेज। गैसेज का क्या? ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। तो जिस भी बर्तन में, कंटेनर में आप गैसेज को रखेंगे वो कंप्लीटली उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक, तो यहां पे यही आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये बेसिक सी बातें आप सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया, भाई मेरा तो फर्ज है एक बार मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो भी लिखा है बोल करके समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कराऊंगा। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद यहां पे बताया गया कि जो सॉलिड होते हैं अगर आप उसको हीट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड को हीट कर देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होंगे। और अगर फर्दर आप इनका कूलिंग करना स्टार्ट कर दें तो गैस को कूल करने से लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करने से सॉलिड बनेगा। ये आपको बताया गया जो आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो भाई मैटर को मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले यहां पे प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर इट इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। देखो भाई अगर हमारे सब्सटेंस के सभी पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, CO2 है, सोडियम है, कॉपर है, कार्बन है, ये क्या है? ये प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका सभी का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सभी का केमिकल नेचर क्या होगा? सेम होगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मिक्सचर। A mixture contains many type of particles. A mixture contains particles of 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio. Hence their composition is variable. और यहां पे मिक्सर के एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं, जैसे सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एटसेट्रा। ये सब क्या है? मिक्सर है। तो मिक्सर कैसे बना होता है? भाई 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर दें तो मिक्सर बनेगा। अब उनका रेशो क्या होगा? उनका रेशो कुछ भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मिक्सर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सर, द कंपोनेंट्स इन ए होमोजीनियस मिक्सर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। दिस मींस पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the bulk of the mixer and its component is uniform throughout. Sugar solution and air are the example of होमोजीनियस मिक्सर। तो देखो इसमें होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है ये आपको बताया गया है। भाई होमोजीनियस मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स होंगे और जो कंपोजिशन है, जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट क्या रहेगी? सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं भाई, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में हम शुगर ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं भाई, हम क्या करते हैं गर्मियों में नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी बनाते टाइम क्या करते हो आप? भाई वाटर लेते हो, उसमें शुगर ऐड करते हो, सॉल्ट ऐड करते हो, तो फिर उसको हम क्या करते हैं? स्टीर करते हैं। तो जब हमारा सॉल्यूशन बन जाता है तो अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें ना आपको कंपोजिशन सेम दिखेगी, पूरी कंपोजिशन सेम दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सोल्ट के पार्टिकल अलग नजर आ रहे हैं, शुगर के अलग नजर आ रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये हम आगे 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, एक एग्जांपल आपको ये भी दिया गया है, एयर का मिक्सर है। जैसे अगर आप देखें अपने रूम में, देखो अपने चारों तरफ देखो, एयर क्या है? कंपोजिशन सेम दिख रही थ्रू आउट। ऐसा तो नहीं है कि इस कॉर्नर में ओनली N2 है,
उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 है, सारी एयर क्या दिख रही है, कंपोजिशन जो है वो सारी सेम दिख रही है। तो ये क्या है, आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर क्या है, एयर एक सॉल्यूशन है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेट्रोजीनियस। In contrast to this, in a heterogeneous mixture, the composition is not uniform throughout and sometimes different components are visible. तो इसमें क्या होता है, कंपोजिशन सेम नहीं होगी और जो कंपोनेंट्स है वो कई बार अलग अलग भी दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सर ऑफ सोल्ट एंड शुगर, सोल्ट और शुगर को मिक्स कर दो भाई, सोल्ट के पार्टिकल अलग नजर आएंगे, शुगर के अलग नजर आएंगे। ठीक। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, ऑफन स्टोन पीसेस आर हेट्रोजीनियस मिक्सर। देखो भाई, अगर हम क्या करें, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लिया, आप एक काम करो, दाल लो, ठीक, और गेहूं ले लिया और उसके साथ उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी मिक्स कर दिया, तो उसमें आपको दाल के, गेहूं के और मिट्टी के पार्टिकल्स अलग अलग नजर आएंगे। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सर है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स सच एज सिंपल हार्ड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। यानी जो मिक्सर हम बनाते हैं तो मिक्सर के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये समझ में आया। लेकिन प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता है। ये आपके आगे वाले पैसेज में लिखा हुआ है। प्योर सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर सब्सटेंस का हमने एग्जांपल लिया CO2, इसमें कंपोनेंट्स क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसके कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सर के कंपोनेंट को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। जैसे यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज का। भाई ग्लूकोज में क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इनकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। समझ आया कि नहीं। जैसे आगे लिखा है, लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेस ग्लूकोज हैज a fixed composition, also its constituents carbon, hydrogen and oxygen cannot be separated by फिजिकल मेथड। ये मैंने आपको CO2 के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है कि प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। Particles of an element consist of one type of atoms. These particles may exist as atoms और मॉलिक्यूल्स। तो देखो भाई, अब हम क्या करेंगे फर्दर, है ना, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासिफाई करेंगे। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता चलता कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं। देखो प्रीवियस क्लास में क्या आपने क्या पढ़ा है, ये बताया गया, जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, हाउएवर The atoms of different elements are different in nature। ये बात भी सही लिखी है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, बस एक बार पढ़ रहे हैं। Some elements such as sodium or copper contain atoms as their constituent particles, whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms. For example, hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give their respective molecule। ये यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंपाउंड पे। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained. Moreover, the constituents of a compound cannot be separated into simple substance by physical method। भाई देखो, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तो उसके कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब आप प्योर सब्सटेंस को नहीं कर सकते तो कंपाउंड भी तो प्योर सब्सटेंस है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को भी आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। एग्जांपल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एटसेट्रा। तो ये आपके कंपाउंड के एग्जांपल है। अब देखो भाई, एक बार, है ना, इस जो हमने अभी पढ़ा है इसको पूरा डिटेल में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की। देखो प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा क्या है, कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं भाई, एलिमेंट्स सेम टाइप के एटम या सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, या आप सीधे ये बोल सकते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो भाई, जैसे ये कार्बन है, इसके अलावा अगर हम बात करें सोडियम है,
कॉपर है, तो इनमें क्या है, एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है यानी एटम्स है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल ले, जैसे H2 है, O2 है, N2 है या P4 है, S8 है, तो इनमें भी क्या है भाई, एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जैसे हाइड्रोजन गैस में क्या है, H2 पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन में O2 पार्टिकल्स है, सल्फर में क्या है, S8 पार्टिकल्स है। तो ये क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है। तो एलिमेंट में क्या होंगे भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होंगे, वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है ये तो आपको पता ही होगा। देखो भाई, जैसे एटम्स के एग्जांपल क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये सोडियम का एटम है, ये कॉपर एटम है। तो ये क्या है भाई, एटम क्या होता है, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, सोडियम एटम, कॉपर एटम, मरकरी एटम, ये सारे क्या एटम्स है। ठीक, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms which may be same or different, जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल लिखेंगे मॉलिक्यूल का। जैसे भाई H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है, इसके अलावा S8 मॉलिक्यूल है, P4 मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, कार्बन 60 ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है। और कार्बन 60 एलिमेंट है क्या, बिल्कुल कार्बन 60 एलिमेंट भी है। कैसे है भाई, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही टाइप के एटम्स है। ठीक, समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब वापस आ जाओ मॉलिक्यूल पे। तो ये तो आपने वो मॉलिक्यूल्स देखे जो सेम टाइप के एटम से बने हैं। अब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम से भी बने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O क्या है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। इसके अलावा CO2 है, H2SO4 है, HCl है, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो समझ में आया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स। तो एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये हमने समझ लिया। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझ लिया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड की। अब कंपाउंड क्या होते हैं भाई, कंपाउंड किससे बनके होते हैं, किससे बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं, जो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, ये एक कंपाउंड है। H2O क्या है, एक कंपाउंड है। इसके अलावा अगर अब आप बात करें C6H12O6 ये क्या है, ये कंपाउंड है। SO2 क्या है, कंपाउंड है। SO3 क्या है, कंपाउंड है। तो ये सारे कंपाउंड्स है, यानी कंपाउंड में क्या होंगे, एक से ज्यादा एटम्स होंगे, लेकिन वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो सारे कंपाउंड क्या है भाई, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल भी होते हैं, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा एटम है और वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, ये आपने अभी तक पढ़ा है, ये जितना अभी हमने पढ़ा ना, ये सारा समराइज कर लिया, आ जाएगा समझ में। फिर लास्ट में यही लिखा था भाई, जो एटम्स है, आप जो कंपाउंड है, आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैं ये देखो भाई, जो कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, क्या CO2 को आप फिजिकल मेथड जैसे डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये इन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्या, बॉइलिंग वगैरह से नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है, आपका कंपाउंड को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इनके बारे में और क्या लिखा है, यहां पे पढ़ते हैं। ये पैसेज हमने नहीं पढ़ा। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज, वेयर एज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन, दैट इज वाटर, इज ए लिक्विड. It is interesting to note that hydrogen burns with a pop-up sound and oxygen is a spolter of combustion, but water is used as a fire extinguisher. देखो कितना अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी ये बोल रहा है भाई, जो हमारा कंपाउंड बनेगा ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे वाटर की अगर बात की जाए, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी जो होगी वो इन दोनों से बिल्कुल अलग होगी। इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा गया है कि हाइड्रोजन क्या है भाई, हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टाइल गैस है, बहुत जल्दी उसका कंबसन होता है और एकदम है ना, मतलब ऐसे ऐसे बम की तरह चलती है ना, मतलब विस्फोट होता है पूरा। लेकिन अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या करती है, कंबसन को सपोर्ट करती है। लेकिन वहीं पे इन दोनों गैसेस से मिलकर के बना वाटर क्या करेगा, आग के बुझाने में काम आता है। तो ऐसे ही एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से।
नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट। भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की गई है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंपोजिशन है, कंबस्टिबिलिटी है, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड गैस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विद चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड ए केमिकल चेंज टू अकर। फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे मेजर कर सकते हैं, हम उनमें कोई भी चेंज कर लेंगे, जैसे कंपोजिशन को चेंज करते हैं सब्सटेंस की, तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए हमारे सब्सटेंस में केमिकल चेंज का होना जरूरी है। जैसे भाई हाइड्रोजन की अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी पता करनी है तो हाइड्रोजन की हम केमिकल रिएक्शन करा के देखेंगे, जैसे Cl2 के साथ कराएंगे, O2 के साथ कराएंगे, N2 के साथ कराएंगे, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि ये इसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये एसआई सिस्टम के बारे में बताया गया है, यहाँ पे ये आपकी यूनिट्स वगैरह दी गई है। भैया फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते तो यहाँ पे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो केमिस्ट्री में आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो भाई इसमें 5 टाइप के लॉज पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इतना सिंपल सा लॉ है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा देखो, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन है ये लवेसियर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, देखो भाई, ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंट स्टडीज फॉर कंबशन रिएक्शंस एंड रीच टू द कंक्लूजन दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो होती है एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें मास में कोई चेंज नहीं आता, मास जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे देखो लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो हम एक काम करें भाई, यहां पे N2 की रिएक्शन कराएं किसके साथ, H2 गैस के साथ। ठीक, तो ये रिएक्शन होगी, इसमें अगर हम बोले कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट कर रही है, और ये यहां पे रिएक्टेंट दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, तो यहां पे जो आपको NH3 ऑब्टेन होगा वो कितना होगा, 34 ग्राम। अब देखो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट का टोटल मास कितना था भाई, 34 ग्राम था। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, अभी भी आपका टोटल मास कितना है, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है 34 ग्राम। यानी मास ना तो खत्म हुआ, ना तो कम हुआ, ना ज्यादा हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात समझ में आ गई, तो यही इस लॉ में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने। ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, भाई वाटर में आप क्या बोलेंगे, वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट का रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो इनका मास का जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, 1:8। तो वाटर आप कहीं से भी ऑब्टेन करें, आप वाटर रिवर का ले लें, वाटर आप रेन से लें, वाटर आप अपने नल का ले लें, कहीं से भी वाटर लें, तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल में वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये कहना है जोसेफ प्राउस्ट का, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर नेक्स्ट देखो इन्होंने एग्जांपल कौन सा दिया है, प्राउस्ट वर्कड विद द 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, वन ऑफ विच वाज of natural origin and the other was synthetic. He found that composition of elements present in it was the same for both samples as shown below. तो इन्होंने क्या किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल लिए, एक तो क्या था, नेचुरल था, और दूसरा क्या था, सिंथेटिक था, यानी मैन मेड था। तो जब इन्होंने इन दोनों सैंपल में यहां पे कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट की, तो दोनों में क्या आई थी,
बिल्कुल सेम आई थी। यानी इनका कहना यह है भाई आप 10 इसमें पढ़ लेते पहले, 10 ही कंक्लूडेड दैट irrespective of the source a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass. The validity of this law has been confirmed by various experiments. It is sometimes also referred to as law of definite composition. इसको हम law of definite composition भी कहते हैं। तो देखो ये यहां पे मैंने इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है भाई वाटर आप कहीं से भी ले, सोर्स कुछ भी है, चाहे वो रिवर है, चाहे रेन है, चाहे आपके नल का वाटर है, या आपका मिनरल वाटर जो बोतल में आता है वो है, तो उसमें वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या रहेगा, सब में सेम होगा। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक, ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other elements are in the ratio of small whole numbers. एक बार ये देखो, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। आगे एक बार इसने क्या लिखा है एग्जांपल ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया गया है। इसमें नेक्स्ट इसने लिखा, here the masses of oxygen that is 16 gram and 32 gram which combine with a fixed mass of hydrogen that is 2 gram bear a simple ratio that is 16:32 और 1:2। ये समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे इसने ये बताया है भाई, जैसे अगर हम एक काम करें, फॉर एग्जाम्पल भाई एक तो हमने क्या बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O, और दूसरा कंपाउंड क्या बना रहे हैं, H2O2। ठीक, तो इन दोनों में हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। ठीक, तो हाइड्रोजन का मास कितना लिया है, 2 ग्राम, इसमें भी हाइड्रोजन का 2 ग्राम, यहां पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम और यहां पे 32 ग्राम। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि अगर हम दो एटम से, दो एलिमेंट से एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, और वो कंपाउंड बनाते टाइम अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो वो दूसरे एलिमेंट के मासेस के साथ जो कंबाइन करेगा उनका रेशो जो आएगा मासेस का, वो एक होल नंबर में आएगा। तो देखो यहां पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन का मास फिक्स किया 2 ग्राम, तो ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करवा, तो इनका रेशो क्या आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1:2। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल लो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का ले रहे हैं भाई, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का आप फिक्स कर दो 12 ग्राम लिया है, तो यहां पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम ले लिया। ठीक, तो इससे क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एटम कंबाइन करेगा, CO बनेगा। ठीक, कार्बन का फिक्स रखो 12 और ऑक्सीजन का बढ़ाओ मास, मान लीजिए आपने 32 ले लिया, तो ये क्या बनेगा, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये CO2। समझ आया कि नहीं? तो कार्बन का फिक्स मास जब ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या आएगा, सिंपल रेशो आएगा कि नहीं आएगा? कोई डाउट है क्या? तो ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया एग्जांपल से, सर आपने दोनों एग्जांपल दिए समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है आप ये सोचो भाई। यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में भाई, हाइड्रोजन के आपने है ना 2 एटम लिए थे। ठीक, हाइड्रोजन के 2 एटम को जब ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन करा, क्या बना, H2O बना। तो जब आपने हाइड्रोजन के 2 एटम को ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन करा तो H2O2 बना। यानी आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यहां पे हाइड्रोजन के एटम का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ऑक्सीजन के डिफरेंट एटम लिए, एक बार एक एटम लिया, एक बार 2 एटम लिए, तो एक बार H2O बना, एक बार H2O2 बना। यहां पे देखो हम क्या करेंगे भाई, जब कंबाइन करेंगे एटम्स को क्या करते हैं भाई, एक एटम ले सकते हैं, 2 एटम ले सकते हैं, 3 एटम ले सकते हैं, 4 एटम ले सकते हैं, 5 एटम ले सकते हैं। ऐसे तो नहीं लेंगे ना, 1.5 एटम ले लिया, 2.5 एटम ले लिया, 3.5 एटम ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्योंकि आप 1, 2, 3, 4 एटम ऐसे कंबाइन करवाएंगे, इसलिए उनका रेशो क्या आ रहा है, जो मास का डिफरेंट रेशो आप ले रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, 1:2:3:4। ये इसका रीजन है, क्योंकि एटम कंप्लीट कंबाइन करेगा, ना कि ऐसा हो जाएगा कि 1.5 एटम कंबाइन कर रहा है, 2.5 एटम कंबाइन कर रहा है। तो इसको आपको मैंने एक्सप्लेन किया और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझाया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल अगर आप लेंगे, जैसे N2O है, ठीक, इसके अलावा N2O हो गया, और कौन सा आता है, एक NO आता है, N2O3 आता है, N2O4 है, ठीक, N2O5 है। तो इनमें भी अगर आप नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का मास रेशो पता करेंगे, देखो यहां पे 28:16,
ये आएगा आपका 14:16, यह आएगा आपका 28:48, और यह आएगा आपका 28:64, और ये 28 कितना 80। तो यहां पे एक काम करो, इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो अब देखो नाइट्रोजन का हर जगह मास कितना हो गया 28, 28, 28। अब ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या रेशो आ रहा है 1:2:3:4:5, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 1:3:4:5:4:5 का रेशो आया कि नहीं आया ना? क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम फिक्स कर दिया आपने और वो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया है। अब अच्छे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। This law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combines or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. तो देखो भाई इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो भाई जैसे मान लीजिए हम एक गैसियस रिएक्शन लिख रहे हैं, N2 react with 3H2 to form 2NH3। ठीक है भाई, अगर यहां पे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 1 ml N2 का 3 ml H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा 2 ml NH3 प्रोड्यूस करेगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं 100 ml N2 रिएक्ट विद 300 ml H2 टू प्रोड्यूस 200 ml NH3। ठीक, तो ये इसका मतलब है। तो जो ये बोल रहा है कि वो गैसेस जो आपस में रिएक्ट करेंगी या जो प्रोड्यूस होंगी, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे उनका रेशो क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई हम क्या पढ़ते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दो, ये आपने फिक्स कर दिया। और आर क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये तीनों हो गए कांस्टेंट। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आप यहां पे या तो ऐसा बोल दो, वह नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल NH3 के प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा कि हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हैं। या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके NH3 के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पे इनका रेशो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और दैट रेशो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, और या आप ऐसा बोल सकते हो बैलेंस रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री होगी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो उनका रेशो जो होगा वही वॉल्यूम का रेशो आएगा एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपका कौन सा लॉ था, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो यहां पे इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है। अच्छा ध्यान देना एक बात पे भाई, यहां पे इसने जो एग्जांपल लिया है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये वाटर गैस है। एक्चुअल में इसको ये ऐसा लिखना चाहिए, हाइड्रोजन गैस O2 गैस फॉर्म H2O गैस। तो अब आप बोलेंगे 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का हाफ वॉल्यूम, हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के हाफ वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर का 1 वॉल्यूम बना रहा है। लेकिन वाटर यहां पे क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक, वाटर वेपर्स है। तो यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो 1 ml हाफ ml के साथ रिएक्ट करके वाटर का 1 ml बना रहा है। ठीक, या आप ऐसे बोल दो 100 ml हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 50 ml ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 100 ml वाटर गैस। एक ही बात है, तो रेशो क्या आएगा, सेम ही आएगा, 1:1/2:1। समझ आया कि नहीं आया? फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportions by volume। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, law of definite proportion by volume भी बोल सकते हैं। The law of definite proportion stated earlier was with respect to the mass. The Gay-Lussac's law was explained properly by the work of Avogadro। अब इसको सही से एक्सप्लेन किसने किया है, अवोगाद्रोस लॉ ने, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखो फिर अवोगाद्रोस लॉ में क्या है, Avogadro's proposed that equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। यानी ये क्या कह रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो भाई हम बोलते हैं PV इक्वल टू एनआरटी, यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा है यानी कांस्टेंट कर दिया। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स क्या पढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है,
कांस्टेंट होता है, यानी हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई डाउट है क्या? अब देखो भाई, यहां पे गैसेस के लिए बात की जा रही है, तो गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? अब देखो, अगर यहां पे हम दो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लें, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, तो इन दोनों का इसका वॉल्यूम 1 है और इसका भी वॉल्यूम हमने 1 ले लिया, तो इनका अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम कर दिया जाए दोनों गैसेस का, तो जितने मॉलिक्यूल्स आपके H2 में है उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके O2 में होंगे। यानी यहां पे अगर 1 वॉल्यूम में हाइड्रोजन के N मॉलिक्यूल्स है, तो O2 के भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे N मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई डाउट है क्या? तो ये है आपका अवोगाद्रो लॉ। तो अवोगाद्रो लॉ को हमने PV = nRT से अच्छे से समझ लिया, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो ऊपर एग्जांपल दिया गया है उसी को अवोगाद्रो ने और अच्छे से समझाया है, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाया है, और इनके लॉ की खास बात ये रही, इन्होंने पॉली एटॉमिक गैस के लिए बात की है। इन्होंने जो मेन एग्जाम्पल समझाया है वो डायएटॉमिक गैस के लिए समझाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये आपका ऊपर जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर वेपर्स बनाने की, तो वो ये रिएक्शन लिखी हुई है। तो ये देखो, ये क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअल में ये है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, रिएक्ट विद, यहां पे ये लिया आपने 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, बना क्या रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये समझाया गया है। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? अब देखो, 1 वॉल्यूम में यहां पे आपको H2 के कितने मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे? यहां पे हमें टोटल ये आपके 5 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो यहां पे भी 5 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं बस। तो यहां पे भी ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पे जब आपका वाटर वेपर्स बनेगा सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो अगर आप इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया, 10 मॉलिक्यूल्स आ गए। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? तो जब 1 वॉल्यूम के 5 मॉलिक्यूल्स थे, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे 2 वॉल्यूम के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? समझे या नहीं समझे? तो ये आपका अवोगाद्रो लॉ है। वैसे अवोगाद्रो का जो लॉ था स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में इनका पेपर भी छपा था। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। देखो भाई, वैसे तो डाल्टन से पहले हमारे देश के ऋषि कणद और ग्रीक के डेमोक्रेटस ऑलरेडी बता चुके थे कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो फर्दर इंडिविजिबल है, और इन पार्टिकल को एटम कहा गया, और हमारे देश के ऋषि कणद ने इनको क्या कहा था, परमाणु कहा था। लेकिन फिर 1808 में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की, जिसके 4 पोस्टुलेट आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, यानी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इनको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। तो इसका क्या मतलब है, देखो भाई, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो उनका सबका मास क्या होगा, सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम का सेम मास है, सेम प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर हम बात करें भाई हाइड्रोजन एलिमेंट की और ऑक्सीजन एलिमेंट की, तो इनके जो एटम्स होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, इनका दोनों का मास अलग होगा और दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होगी। ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई। जैसे वाटर कंपाउंड कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन करेंगे, तब जाकर के H2O कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 की बात करें भाई, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो फिर फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। आप इसको डायरेक्ट है ना एटॉमिक लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, या सीधा बोल दो एटॉमिक कंजर्वेशन। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, यहां पे इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लिखेंगे, जैसे N2 + 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। ठीक है भाई,
ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें देखो यहां पे रिएक्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 नाइट्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3, और ये 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एटम है। प्रोडक्ट में देखो कितने बनेंगे, यहां पे 2NH3 बन रहा है, तो 2 तो नाइट्रोजन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो आपने देखा हमारे रिएक्टेंट में टोटल नाइट्रोजन के जितने एटम्स थे उतने ही प्रोडक्ट में है, जितने टोटल स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम थे उतने ही प्रोडक्ट में है। तो हम क्या बोलेंगे? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। समझ आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को भी एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है भाई? जैसे मान लीजिए यहां पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? यहां पे 28 एटॉमिक यूनिट, या आप लिख सकते हो 28 यू यूनिफाइड मास, ठीक। और 3 हाइड्रोजन एटम, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो आ रहा है ना यूनिफाइड मास, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये यहां पे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इनका मास कितना होगा? 6u। तो यहां पे 2 NH3 के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक का होता है 17, तो 2 का कितना होगा? 34u। ठीक है भाई, ये समझ में आया? अब देखो यहां पे ये रिएक्टेंट जब आपने लिया तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना था? 34u था। तो जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल मास कितना ऑब्टेन हुआ? 34। यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे हमारे रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन के एटम थे, तो प्रोडक्ट में भी हमें 2 नाइट्रोजन के एटम ऑब्टेन हुए हैं। हमारे रिएक्टेंट में टोटल 6 हाइड्रोजन एटम थे, तो प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 6 हाइड्रोजन एटम है। यानी एटम आपके कंजर्व रहेंगे, और एटम अगर कंजर्व रहेंगे तो एटम्स का टोटल मास भी तो कंजर्व रहेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो 4th पॉइंट है ये आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। हो गया बिल्कुल क्लियर? तो ये सारा क्लियर है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये Dalton's theory could explain the laws of chemical combination. However, it could not explain the laws of gaseous volume. देखो भाई गैसेस के बारे में डाल्टन ने बात नहीं की, बाकी के जो 3 लॉ हैं उनमें एटम की बात हुई है, तो वहां पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है। कैसे कर रही है? फर्स्ट लॉ हमने कौन सा पढ़ा था? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद सेकंड कौन सा पढ़ा था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपने क्या देखा था भाई? कोई भी कंपाउंड है, चाहे उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कुछ भी है, तो उसमें है ना जो एटम्स का रेशो रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया भाई, वाटर कंपाउंड है, चाहे ये आपने रिवर से ऑब्टेन किया है, या रेन वाटर है, या आपके घर के नल का वाटर है, या बिस्लेरी बोतल का वाटर है, तो इसमें जो H2O का एक मॉलिक्यूल है वो कैसे बना होगा? यहां पे इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। यानी इनका जो मास का रेशो आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का रेशो रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये कैसे एक्सप्लेन हुआ भाई? ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मास का रेशो फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स हो रहा है? क्योंकि यहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशो फिक्स है, इसलिए उनके मास का रेशो भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसको बताओ भाई, डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन कर रही नहीं कर रही? कैसे बना वाटर? भाई वाटर ऐसे बना, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके H2O का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन हुआ। फिर इसके बाद थर्ड कौन सा आता है? थर्ड हमारा नेक्स्ट आता है भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा भाई? जैसे एक तो H2O बन रहा है, एक H2O2, ये एग्जांपल हमने लिया था भाई। इसमें क्या हो रहा है? यहां पे हमने लिखा कि जब 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए कंबाइन करते हैं, तो अगर एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेज के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, तो उसके मासेज का जो रेशियो आएगा वो एक होल नंबर रेशियो होगा। जैसे इनका कितना? 16:32, यानी 1:2। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि यहां पे देखो हम इसको ऐसा देख रहे हैं कि वाटर में तो 2 हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन का एक एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और H2O2 में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन का एटम एक एलिमेंट का मास फिक्स क्यों है? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एटम्स उसके फिक्स है, तो यहां पे उसका मास चेंज क्यों हो रहा है?
क्योंकि उसके नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो रहे हैं। और कभी भी एटम ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा कि ऑक्सीजन का आधा एटम रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का 1.5 एटम रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट करेंगे? 1 एटम रिएक्ट करेगा, 2 एटम रिएक्ट करेगा, 3 एटम रिएक्ट करेगा, 4 एटम रिएक्ट करेगा, ऐसे ही तो आएगा। और अगर ऐसा होगा तो 1 एटम का मास, 2 एटम का मास, 3 एटम का मास, 4 एटम का मास क्या आएगा? होल रेशो में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन इसने गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसने ओनली एटम्स के बारे में बात करी है, गैसेस के बारे में बात नहीं की, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया अपने को। तो एनसीईआरटी से यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डाल्टन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप क्या बोल देंगे? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और यही सब इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स विच वाज आंसर्ड लेटर बाय द साइंटिस्ट। ये एटम क्यों कंबाइन कर रहे हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, बाद में और साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है भाई? यहां पे देखो, जो हम सबसे पहले देखो इसने क्या लिखा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज। अच्छा, ये तो सीधी एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आ गई। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। क्यों? देखो भाई, एटम बहुत छोटे होते हैं तो उनका मास बहुत ही कम होता है। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक दैट इज एग्जांपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री for determining the atomic masses fairly accurately. But in the 19th century, scientists could determine the mass of one atom relative to one another by experimental means as has been mentioned earlier. देखो भाई, पहले आज तो कल तो क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, तो उससे हम एक्यूरेट मास एक एटम का डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो 19th सेंचुरी में क्या करते थे भाई, एक एटम के रिलेटिव दूसरे एटम का मास फाइंड आउट करते थे और ऐसे ही रिलेटिव मास डिफाइन किए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रेरली असाइन्ड ए मास ऑफ 1। हाइड्रोजन का मास 1 दिया गया और इसके कंपैरिजन में दूसरे अदर जो एटम्स है उनके मास डिफाइन किए गए। जैसे हाइड्रोजन का 1 है और अगर कार्बन इससे 12 टाइम्स हैवियर है तो हाइड्रोजन का 1 तो कार्बन का कितना हो गया? 12 हो गया। ऐसे डिफाइन किया गया था। However, next लिखा है, however the present system of atomic masses is based on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961. Here carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be represented as carbon 12. In this system, carbon 12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit and masses of all other atoms are given relative to this standard. देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पहले तो हाइड्रोजन के रिलेटिव मास फाइंड आउट करते थे, लेकिन बाद में हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम क्यों कंसीडर किया? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि देखो भाई, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का अगर एक एटम का हम मास फाइंड आउट करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही एक्टिव होता है। ठीक, हाइड्रोजन कम अमाउंट में पाया जाता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन वहीं पे बात करें कार्बन की, ये कार्बन 12 की, भाई कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, 13 और 14। तो कार्बन 12 सबसे ज्यादा अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है, चारों तरफ आप कार्बन देख रहे हैं। फिर इसके बाद ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा इनर्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं रिएक्टिव नहीं है तो इनर्ट भी नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद जो कार्बन 12 है, इसका जो एक एटम है, तो इसके एक एटम के मास को हमने क्या बोल दिया? 12 एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। ठीक, ठीक है भाई, तो 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। ठीक, तो यानी 1 AMU, यानी हम एक काम करें, 1/12 ले लें अगर कार्बन 12 एटम के मास का, तो वो क्या आ जाएगा? वो आएगा हमारा 1 AMU, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो यहां पे जब इतना यूनिट ये कंसीडर किया गया, इसको स्टैंडर्ड लिया गया, तो जितने बाकी एलिमेंट्स थे तो इसके रिस्पेक्ट में सबका जो मास आया वो ऑलमोस्ट होल नंबर में आया। जैसे ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन की बात करें, उसका 1.0078 अप्रोक्स इतना आया था भाई, और नाइट ऑक्सीजन का 15.997 इतना कुछ आया था। तो इनको हम क्या कंसीडर कर पाए इजिली? 1, इसको 16, यानी अप्रोक्स होल नंबर में आया। तो सबसे बढ़िया इसने काम किया। अब सोचो यार, अगर आप ऐसे याद करते हैं, नाइट्रोजन का मास 14.5 है,
ऑक्सीजन का 16.3 है। तो ऐसे याद करने में प्रॉब्लम होती ना, तो हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड ले लिया जिसके कंपैरिजन में बाकी एटम के जो मासेस आए वो क्या आए, उसके रिलेटिव क्या है भाई, होल नंबर में आए। समझ आया कि नहीं? और वो क्या है, वो जो जिसका रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यही आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक, ये लिखा है। नेक्स्ट देखो, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऐसे फाइंड आउट कर लिया भाई। हमारे पास जो इसका कार्बन का मास है, कार्बन का मास यहां भी इसने कहीं लिख रखा हुआ, तो कार्बन का मास आता है 1.999264 ऐसा कुछ आएगा। ठीक, तो इसको हमने क्या कर दिया, 12 से, ये आता है 1.99126264 और ये 10 की पावर -23, इसको 12 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा 12 से डिवाइड करोगे तो ये 0. या था आपका 1 और फिर 66056 इंटू 10 की पावर -23। तो इसको जब इसने सोल्व किया, इसने लिखा 1.6056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये मास आ गया था, जिसको आजकल आप लिख देते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और सीधा आप लिख देते हैं 1 AMU। तो ऐसे ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास फाइंड आउट किया जाता है। ये कैसे पता चला भाई, ये कार्बन के एक एटम का मास है ना, कार्बन 12 एटम का मास है। कैसे पता चला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, कर लेंगे भाई। तो यहां पे ये डिफाइन किया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, ये हो गया 1 AMU। ठीक, 1 AMU के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास यहां पे डिफाइन किया गया है। फिर इसके पहले बोला जाता था AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी इस मास को, ये वाला जो मास है, इसको पहले बोला जाता था 1 AMU। ठीक, AMU एटॉमिक मास यूनिट, आजकल इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। ठीक, अब नेक्स्ट देखो इसके बाद, when we use atomic masses of elements in calculation we actually use average atomic masses of elements। देखो भाई, हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं, तो उनमें जो एटॉमिक मास दिए गए हैं, जैसे कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये क्या है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है, जैसे भाई हमारे यहाँ पे जैसे आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन का है 12, 13 और 14, ये 3 आइसोटोप है। तो इन तीनों आइसोटोप का परसेंटेज कितना है और हर आइसोटोप का मास कितना है, तो उसके कंपैरिजन में इनका एवरेज मास फाइंड आउट किया गया। तो जो एवरेज मास आता है वही आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। तो ये है आपका एवरेज मास। तो यहां पे इसने एग्जांपल एक्सप्लेन कर रखा है। देखो भाई, ये एग्जांपल समझा रखा है, कार्बन 12 का इसने लिया है। इसमें देखो क्या होता है, मान लीजिए हमारे जो एलिमेंट के आइसोटोप्स है, उसका फर्स्ट का मास है M1 और उसकी परसेंटेज है मान लीजिए X1, सेकंड का है M2, परसेंटेज उसकी है X2, थर्ड का है M3, उसकी परसेंटेज है X3। तो इसका एवरेज मास कैसे आएगा, दिस विल बी इक्वल टू M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 डिवाइड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। ठीक, और ये तो टोटल सम 100% आना ही है। ठीक, तो ऐसे मास फाइंड आउट करते हैं। तो इस फॉर्मूले पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे ये दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, रिलेटिव परसेंटेज दे रखी है, और एटॉमिक मासेस दे रखे हैं आइसोटोप के, तो यहां से आपको फाइंड आउट करना, जैसे एग्जांपल में समझाया गया है। एक तो मेथड ये होता है। इसके अलावा यहां पे परसेंटेज देने की बजाय फ्रैक्शन भी दे देता है। जैसे इसका लिख दे भाई, इसका 0.98 लिख दे, इसका लिख दे 0.01 लिख दे। ठीक, कितना 0.01, और इसका लिख दिया 0.002, ऐसे लिख देता है। ठीक, या 0.002 इतना लिख दिया अप्रोक्स। तो अब आपको अगर ये इस फॉर्म में दिया गया फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास कितना है और इनटू में ये फ्रैक्शन मान लीजिए X1 है, प्लस M2 इंटू M2 का जो आपका सेकंड आइसोटोप उसका फ्रैक्शन, प्लस M3X3। ठीक, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट फ्रैक्शन दे रखा है। कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स द एटॉमिक मास इज मेंशन्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट दियर एवरेज एटॉमिक मास। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पीरियोडिक टेबल में जो मासेस लिखे होते हैं वो क्या है, वो आपके एवरेज एटॉमिक मास है। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। भाई ये क्या है भाई, जैसे मॉलिक्यूल है भाई, मॉलिक्यूल आपने लिख दिया, फॉर एग्जांपल आप O2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सम ऑफ मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। CO2 लिख दिया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ
मास ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसमें लिखा गया है, तो ये आप सिंपल समझते हैं, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। समझ गए भाई, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आता फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास किसके लिए डिफाइन है मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया भाई O2 है, O3 है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 है, SO2 है, H2 है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे अगर बात की जाए NaCl की, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपके आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर हम सॉलिड स्टेट में समझते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर मास की बजाय ऐसे इनके लिए, ऐसे कंपाउंड के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया कि नहीं? इनके लिए फॉर्मूला मास है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसमें सोडियम का और क्लोरीन का आप मास ऐड कर देंगे। ठीक, कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम आ जाएगा। अच्छा, यहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन एंड वाइसा वर्सा। तो यहां पे क्या होता है, देखो आप सॉलिड स्टेट में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं। देखो NaCl में जो सोडियम है, ये कितने एटम आयंस के द्वारा सराउंडेड है, 6 क्लोराइड आयन। और क्लोरीन कितने आयंस के द्वारा सराउंडेड है, 6 सोडियम आयंस। तो इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद करना है। याद क्यों करना है, क्योंकि भाई अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट में भी ये सॉलिड स्टेट का पॉइंट गिवन है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। तो इसको नोट कर लो, अलग से कॉपी में नोट करो या इसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, जैसा भी आपको करना है। ठीक, तो नेक्स्ट फॉर्मूला मास के बारे में बता रखा, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ये फॉर्मूला, ये यहां पे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये एग्जांपल दिया गया है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है।